ओके यार, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। कह रहे हैं ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन, ठीक है, जो हम लोग करते आते हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है एक्स वाई प्लेन, वही वाला एक्स वाई प्लेन है। अब 4 पॉइंट्स दिए, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। देखो, रैंडमली मैंने कैसे भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, कोई भी आप फिगर यूज कर सकते हो। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होनी चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को ना ऑर्डर में लिख दो, लाइक ए बी सी एंड डी। देखो ये ऑर्डर होता है, आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, यानी इस क्वाड्रिलेटरल की किसी भी वर्टिसेस से स्टार्ट कर सकते हो, बट ऑर्डर में चलना है। चाहे आप क्लॉकवाइज चलो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, पर चलना ऑर्डर में है। मतलब सर अगर आपने ए इसको डाला, बी इसको डाला, तो सी इसको नहीं डालोगे, सी यही होना चाहिए। इसे कहते हैं ऑर्डर को फॉलो करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब इसको करने के बाद हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज -4,5, दिस इज 0,7, दिस इज 5, एंड दिस इज -4, मुझे बोला इसके अंदर कि आप एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल निकालो। देखो, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल का एज सच मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हाँ, अगर मैं इस फिगर को दो ट्रायंगल्स के अंदर बांट दूं, तो मैं इजीली दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के उनको ऐड करूंगा, जिससे मुझे फाइनली इस पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया मिल जाएगा। डायगोनल आप किसी को भी बना सकते हो, लाइक दिस AC को भी ज्वाइन कर सकते हो और BD को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कोई गलत नहीं आएगा, आंसर दोनों तरीकों से बिल्कुल सही आएगा। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ से A को C से ज्वाइन कर दिया। अब मेरे पास ना दो ट्रायंगल बचे हैं। एक तो ये ट्रायंगल, एक तो मेरे पास ट्रायंगल ABC और एक ये ट्रायंगल ACD। अब मेरा काम क्या है कि मुझे इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है और उसको फाइनली ऐड कर देना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कार्टेशियन प्लेन में फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कार्टेशियन प्लेन में, यहाँ मैं आपसे हाफ बेस इंटू हाइट नहीं पूछ रहा हूँ, कार्टेशियन प्लेन का एक फॉर्मूला होता है हाफ मॉड्यूलस, देखो x1 x2 x3, ऐसे लिख देना, x1 x2 x3, उसके बाद बनने हैं यहाँ पे ब्रैकेट। ये याद नहीं होता वो फॉर्मूला, है ना, बहुत परेशान करता है कभी कभी, छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं। सीक्वेंस याद रखना स्टूडेंट्स, 1 2 3, ऐसे ही जाना है आपको। देखो 1 आ गया यहाँ पे, तो अंदर होगा 2 3, अगर 2 है तो 3, फिर वापस से 1, यानी y3 माइनस y1। फिर अगर आप 3 पे खड़े हो, फिर पीछे जा करके इन दोनों तरफ आओगे, यानी कि y1 माइनस y2। बाहर x1 x2 x3 होता है और अंदर सारे y वाली टर्म्स होती हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इन कार्टेशियन प्लेन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल रहा हूँ, और मैं यहाँ पर मान के चलूँगा कि मेरा A कोऑर्डिनेट यानी कि x1 y1 है, कितना, -4 5, B मेरा x2 y2 है 0 7, और C मेरा x3 y3 है जो कि है 5, -5। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू, फॉर्मूला बिल्कुल यही वाला यूज़ करना है आपको जो मैंने अभी यहाँ पे लिखवाया है, और x1 x2 x3 की वैल्यू, y1 y2 y3 की वैल्यू यहाँ से पिक करता जाऊँगा मैं, ठीक है। चलिए, हाफ, पहले x1 x2 लिख लूँ, -4 0 और 5, है ना। अंदर क्या आएगा यहाँ पे 7, देखो इसका -4 लिया तो अगले ये दोनों आएंगे,
ठीक है, 7 माइनस माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5। अब 0 लूँगा तो -5 -5, और 5 लूँगा तो 5 -7। इसको सॉल्व करते हैं, हाफ -4 इंटू 12, 0 इंटू -10, 5 इंटू -2, सॉल्व करके आएगा हाफ इंटू -58, मॉड्यूलस से बाहर निकलेगा पॉजिटिव बनेगा क्योंकि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। तो 29 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो ये 29 स्क्वायर यूनिट्स मेरा क्या आ रहा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब इसी तरीके से सेकंड मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD निकालना है। ठीक है, उसमें मेरे पास A, C और D। अब मैं यहाँ पे x1 y1, इसको एक को x2 y2, और देखो लिखने से पता है क्या, गलतियों के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग लिखेंगे। तो अब आप मुझे बताओ, A तो मेरा -4,5 ही है इस ट्रायंगल के लिए भी, और x2 y2 C पॉइंट यानी कि 5 और -5। उसके बाद D पॉइंट मुझे क्या मिला हुआ है, -4 -2। बस उसके बाद तो फॉर्मूला है, लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD कितना होगा, हाफ मॉड्यूलस, देखो फिर से मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, -4 अंदर 2 नंबर आने वाले हैं, फिर 5 अंदर 2 नंबर आने वाले हैं, फिर -4 अंदर 2 नंबर आने वाले हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये x1 x2 x3 होते हैं। x1 के साथ आता है y2 माइनस y3, तो y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y3। ऐसे ही यहाँ पे -2 -5, और ऐसे ही यहाँ पे 5 + 5। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, हाफ -4 इंटू -3, 5 इंटू -7, यहाँ पे 10, सॉल्व करो, हाफ, दिस इज समथिंग 12 -35 -40, सॉल्व करेंगे, हाफ मॉड्यूलस -63, तो ये मिलकर के आ गया 63/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स जैसा आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने एरिया इस पर्टिकुलर फिगर का निकालना था, तो अपने पास दोनों ट्राइंगल में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले एक ट्राइंगल का एरिया निकाला, फिर दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकाला, और एट द एंड आप लोगों को क्या पता है, हमने दोनों को ऐड कर देना है। तो ये मेरा बनेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो ऊपर मेरा आंसर आया था 29, और ये मेरा आया 63/2। इनको मैं ऐड करूँगा, 38 + 6/2, आंसर इज 121/2 स्क्वायर यूनिट्स। दैट्स इट, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो हमसे एरिया पूछा था क्वाड्रिलेटरल का, 2 ट्राइंगल्स में ब्रेक किया, और कार्टेशियन प्लेन वाला ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, और हमने एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाला। दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कह रहे हैं, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2A lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at origin. Find the vertices of the triangle. क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज अगर आप देखो तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट हम ध्यान से समझते हैं कि इसके अंदर क्या बोल रहे हैं। पहली बात, हमने एक ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ठीक है, XY एक्सिस का एक प्लेन बना लिया। यहाँ पे मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा हूँ जिसकी साइड मुझे बोली गई है कि आप 2A लो, यानी कि ये भी 2A होगा, ये भी 2A होगा, और ये भी 2A होगा। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल
लाई अलोंग दी वाई एक्सिस, इसका जो बेस है उसको वाई एक्सिस के अलोंग हम लाई कर देते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर फिगर को मैं ले लेता हूँ, इसको मैंने, देखो आप बेस को अलोंग वाई एक्सिस रखना चाहते हो तो ऐसे आपने बेस को अलोंग वाई एक्सिस रख दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। तीनों साइड्स मैंने इसकी इक्वल इसीलिए लिख रखी हैं 2a 2a 2a। अब आप मुझे बताओ, इसने आपसे पूछा है वर्टिसेस, यानी कि ये पूछ रहा है ये वर्टिसेस और एक ये वर्टिसेस, तो वो ये तीनों वर्टेक्स हमसे पूछी जा रही हैं, तो मैंने इनका नाम दे दिया ए बी और सी, इसका नाम मैंने दे दिया ओ, यानी कि ओरिजिन, ठीक है। ये मेरा 2a साइड है पूरी की पूरी। चलिए अब आप मुझे बताओ, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं इस तरीके से प्लेस करता हूँ एक्स वाई एक्सिस पे, तो ये जो पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा, इक्वल पार्ट में कट करेगी, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये ऊपर वाला पार्ट मेरा ए है और नीचे वाला पार्ट भी मेरा ए है, तभी मिलकर के 2a बन रहा है, इसीलिए इन्होंने 2a दिया ताकि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। मतलब कि मैंने OB को भी सॉल्यूशन अगर हम करें तो मेरा OB जो है वो भी मेरा A है, और OA जो है, सॉरी OA नहीं OC जो है वो भी मेरा A है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट है O, ये तो मेरा ओरिजिन है, मैंने इसको ओरिजिन माना है क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो मिड पॉइंट है बेस का वो ओरिजिन पे है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली आप लोग वर्टिसेस निकालिए। मैंने कहा ठीक है यार, अगर ये ऊपर इतना डिस्टेंस अगर A है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, A पॉइंट होगा, और इसके वर्टिसेस को मैं किस तरीके से लिखूंगा 0, है ना, क्योंकि ये पूरा रीजन इतना सा जो ये पोर्शन है ये पूरा A है, तो ये 0, सिमिलरली ये जो नीचे वाला है ये मेरा क्या बन जाएगा, नेगेटिव एरिया में जा रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये मेरा 0, -A है। करस्पॉन्डिंगली अब मेरा काम रहता है सिर्फ इस कोऑर्डिनेट को निकालना, दो कोऑर्डिनेट तो मेरे आ गए, है ना, दो कोऑर्डिनेट जो है वो मैंने निकाल लिए, तो मेरे को सिर्फ ये कोऑर्डिनेट पता करने हैं, तो हम यहाँ पे ना लिख लेते हैं इसको, ये जो चीज़ है इसको हम लोग यहाँ रख लेते हैं। अब मेरे को यहाँ से ये पता लग रहा है कि सिंस दिस इज अ मिड पॉइंट, लिख देते हैं यहाँ पे सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो OB हो या OC हो वो दोनों A होंगे, therefore it is clear that coordinates of B is 0, A and coordinate of C is 0, -A। अब देखो आप लोग ध्यान से सुनो, अगर ये A पॉइंट निकालना है तो अल्टीमेटली मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है, अगर ये डिस्टेंस मैंने निकाल लिया ये वाला तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे को कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब ये देखो ये A है, ये 2A है और ये एंगल 90 है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाला हूँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AOB। यूज करने से मुझे क्या मिलेगा, AOB में हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के सामने होती है साइड, उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो यहाँ पे मेरा जो AB का स्क्वायर होगा वो मेरा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। AB यानी कि 2A होल स्क्वायर, OA मीन्स A, सॉरी OA नहीं, यहाँ पे हम लोग, हाँ OA, चलो ये OA मेरा क्या है, OA तो एज इट इज रहेगा, और OB मेरा क्या है A स्क्वायर, दिस इज 4A स्क्वायर, उधर से A स्क्वायर इधर आएगा माइनस हो जाएगा, वो -A स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, 3A स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये OA क्या होगा, √3A ना,
इसका मतलब ये है √3a। अब जितना ये होगा वही ये कोऑर्डिनेट बताएगा, तो ये क्या होगा कोऑर्डिनेट √3a, 0। तो हम लिखेंगे वर्टेक्स ऑफ C यानी सॉरी A इज √3a, 0, √3a, 0। तो यहाँ से मुझे फाइनली मिल गया मेरा आंसर। वन मोर थिंग, √3a, 0 मेरा a का कोऑर्डिनेट आया है। आप यहाँ पे इन्होंने बोला प्लस और माइनस, देखो स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा ना, तो a के प्लस माइनस हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस ट्रायंगल को राइट साइड में ना करके लेफ्ट साइड में बनाता तो ये भी तो मेरा सक्सेसफुली काम बन सकता है ना, क्योंकि उसका भी बेस y एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं, उसका मिड पॉइंट भी वहीं पे ही है, कोऑर्डिनेट बैक साइड में आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, इसीलिए दो आंसर आए हैं। तो कोऑर्डिनेट हमने a के निकाले प्लस माइनस √3a, 0, b और c मेरे करस्पॉन्डिंगली 0, a और 0, -a होंगे। दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, तो आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, बहुत आसान है क्वेश्चन ये वाला, भी देखना जरा ध्यान से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 एंड पॉइंट Q जिसके पॉइंट्स दिए हैं x2 y2। कंडीशन इन्होंने लगाई है, फर्स्ट कंडीशन है व्हेन PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस, और दूसरी कंडीशन ये लोग लगा रहे हैं व्हेन PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस। मेरी बात को ध्यान से सुनो, केसेस कोई भी हो, डिस्टेंस क्या होगा मुझे ये बताओ। हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करूं तो मेरा PQ डिस्टेंस कितना होगा, अंडर द रूट फॉर्मूला क्या कहते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दैट्स इट, ये मेरा PQ है। अब देखो केस नंबर 1, कंडीशन कह रहा है व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। इमेजिन करो अगर मैं यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन बनाऊं, देखो जरा कार्टेशियन प्लेन अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, अगर PQ यानी कोई भी लाइन हो सर पैरेलल टू y एक्सिस, कुछ ऐसी होगी ना, यही है पैरेलल टू y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस होती है, ये मेरी y एक्सिस। मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, दिस इज P, दिस इज Q। मुझे बताओ जो इसका कोऑर्डिनेट होगा x का, वही तो इसका कोऑर्डिनेट होगा ना x का। सर मतलब देखो ये x1 x2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। ये क्या होगा पॉइंट x1, इसके लिए यही पॉइंट होगा x2। देखो ना y1 तो चलो ये है, y2 चलो ये है, ये y2 है, ये y1 है, मान ली बात, बट x1 और x2 तो एक ही बात होगी, इसके x कोऑर्डिनेट्स तो बराबर होंगे, एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं यानी कि ये वाला। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं when PQ is parallel to y axis then x1 is equal to x2। y एक्सिस के अगर आप पैरेलल हो तो x कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं, देयरफॉर PQ कितना बन जाएगा फिर, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो ये तो देखो ये दोनों तो क्या है इक्वल है, तो यहाँ तो क्या मेरे पास आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। भाई क्योंकि x2 और x1 इक्वल हैं तो वो तो खत्म हो गया, तो बचा क्या PQ, मेरा स्क्वायर से रूट हट जाएगा y2 माइनस y1 और एक मॉड्यूलस का साइन लगा देना। मॉड्यूलस का साइन सिर्फ इसलिए लगाया कि सपोज करो y2 माइनस y1 नेगेटिव आ जाए तो हम उसको पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। सेकंड केस में बोल रहा है मुझसे कि व्हेन PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखो जरा फिर से वही सिनेरियो है, अगर x एक्सिस से, देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं ये वाली लाइन बनाता हूँ x एक्सिस से पैरेलल है, इसका ये x1 कोऑर्डिनेट होगा, इसका ये x2 कोऑर्डिनेट होगा, पर y कोऑर्डिनेट तो दोनों के बराबर होंगे ना। अब चाहे वो आप इस क्वाड्रेंट में बनाओ या आप ऐसे भी अगर बना लो, देखो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं,
ये मेरा x1 होगा, ये मुझे बताएगा x2, पर इन दोनों के y कोऑर्डिनेट तो बराबर होंगे ना। तो इसका मतलब अगर पैरेलल टू x एक्सिस की कहानी है तो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हमने ये पता लगा लिया कि y1 और y2 बराबर होंगे, और अगर y1 y2 बराबर हैं इस बार तो मेरा PQ क्या बन जाएगा, अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यानी कि फिर से वही कहानी x2 माइनस x1 और ये मेरा है PQ। तो दोनों तरफ से मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो क्या होगा, और पैरेलल टू x एक्सिस है तो क्या होगा। दैट्स इट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने कह रहे हैं फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस which is equidistant from the point 7,6 and 3,4। देखो जरा, फाइंड अ पॉइंट ऑन दी x एक्सिस, x एक्सिस पे पॉइंट निकालना है ना, तो आपको बताएं पॉइंट किस फॉर्म में होगा, a, 0। पहली बात तो ये होनी चाहिए हमको, क्योंकि x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो मैं यहां पे लिखूंगा सॉल्यूशन में लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी a। मैंने एक पॉइंट दे लिया कैपिटल A जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है, a, 0। अब इन्होंने क्या बोला है, कह रहे हैं विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। इस पॉइंट को नाम दे दो B, इस पॉइंट को नाम दे दो C। अब देखो 7,6 मान लो कहीं पे ये पॉइंट ये रहा 7,6, 3,4 मान लो पॉइंट ये रहा 3,4। ठीक है, कह रहे हैं कि आप ये इक्वी डिस्टेंट है इस पॉइंट से, यानी ये A जो पॉइंट है, मान लो ये रहा पॉइंट मेरा A, इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी ये मेरा मान लिया था B, ये मैंने मान लिया था C। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट A है ना, जो x एक्सिस पे, वो B और C से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा AB होगा वही मेरा AC होगा। इक्विडिस्टेंट है, A पॉइंट से तो AB और AC बराबर होंगे। अब इनके अंदर हम लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहेगा इसके अंदर हमको, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, AB है ना, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखो ना 7 माइनस a होल स्क्वायर और यहाँ से आया 6 माइनस 0 होल स्क्वायर। और सिमिलरली AC, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम बात करेंगे, तो x2 माइनस x1 क्या होगा, 3 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर रूट, तो हम क्या लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर से रूट तो कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, है ना, स्क्वायर करते ही। तो 7 माइनस a का जो होल स्क्वायर है इसको ओपन कर दें, क्या होगा, 7 माइनस a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 14 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे, स्क्वायर तो हट गया, अब 3 माइनस a होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 6 है, और यहाँ पे क्या आ गया, ये 4 का स्क्वायर 16। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो चीज़ें ऐड हो रही हैं उनको ऐड कर लो। देखो पहली बात, a स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैंसल्ड आउट हो जाएगा, इसने कट जाना है, क्योंकि अगर एक तरफ लेके भी आऊँगा माइनस साइन के साथ आएगा और उसने एट दी एंड कट जाना है। बचेगा क्या, माइनस 14a इस तरफ, माइनस 6a इधर आएगा तो बनेगा प्लस 6a इक्वल टू 16 प्लस 9 इज 25, 16 प्लस 9 इज 25, और इधर से ये दोनों ऐड करो जरा, तो 49 प्लस 36 कितना होता है 85, इधर आएगा तो नेगेटिव 85 बन जाएगा। तो ये बना माइनस 8a इक्वल्स टू माइनस 60, तो a की वैल्यू आ रही है माइनस 60 डिवाइडेड बाय 8,
तो ये सॉल्व करके आएगा, सॉरी डिवाइडेड बाय -8, तो ये सॉल्व करके आएगा 15/2। इसका मतलब 10 द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज 15/2, 0। तो यानी ये वाला पॉइंट मैंने निकाल लिया, ये 15/2, 0 होगा जो बी से और सी से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। डन, दैट्स इट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखो जरा क्वेश्चन कैसे करना है हमको। ये मान लेते हैं कि यार एक ये लाइन कार्टेशियन प्लेन एक बना लेता हूँ पहले। देखो जरा, ये कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया, इसके अंदर P और Q पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली लगभग कहाँ पे होंगे? P 0, -4, 0, -4। सर मान लो ये यहाँ पे है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है 0, -4, और 8, 0 कहाँ पे होगा? समवेयर ये P और B, मान लेते हैं ये B पॉइंट क्या है? 8, 0 जो हमको दिया हुआ है। पर हमें किसकी निकालनी है स्लोप? हमें उस लाइन की स्लोप निकालनी है विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रही है। मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, देखो जो ओरिजिन से पास हो रही है, एंड द मिड पॉइंट, और इस लाइन के मिड पॉइंट के। तो पहले एक बार ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये जो लाइन है, ये लाइन, और हमें किसका मिड पॉइंट निकालना है? रेड लाइन का, जो कि ओरिजिन और इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। सो माई टारगेट इज टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। अब स्लोप निकालने के लिए इसका तो मुझे कोऑर्डिनेट पता है 0, 0। ये पॉइंट नहीं मालूम ना, इसका पॉइंट निकालने के लिए इसको मान लेते हैं A। अब ये इन्होंने बोला है कि मिड पॉइंट है, तो हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। नाउ फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, क्योंकि वो तो चाहिए, क्योंकि हमको तो OA लाइन का स्लोप निकालना है। फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला A जिसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता x y, वो क्या होंगे? क्या होती है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y1 प्लस y2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, a x, y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 क्या होगा? 0 प्लस 8 अपॉन 2, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 क्या होगा? -4 प्लस 0 अपॉन 2। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं? a x, y के 8 प्लस 8/2 इज 4 एंड दिस इज -2। ठीक है, 4 एंड -2, ये मेरे क्या आ गए? ये मेरे आ गए कोऑर्डिनेट A पॉइंट के। सो दिस इज 4, -2। नाउ वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ OA। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी को भी x1 y1 ले लो और किसी को भी x2 y2 ले लो। तो देखो मैं इसको ले रहा हूँ x2 y2, इसको ले रहा हूँ x1 y1। तो y2 माइनस y1 का मतलब क्या होगा? -2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1। अगर y2 इसको लिया तो x2 फिर इसी को लेना पड़ेगा हमको। तो दिस इज 4 माइनस 0। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई -2/4 which is equivalent to -1/2. Hence the required slope of line is -1/2. That's it. Question number 6
कह रहे हैं विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए शो करो कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो राइट एंगल की वर्टिसेस हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? मान लेते हैं कोई पॉइंट ए बी या सी इनको, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। जस्ट इमेजिन मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये रेफरेंस के लिए बना रहे हैं, सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए बना रहे हैं ताकि अपने को क्लियर रहे चीज़ें कि हम कर क्या रहे हैं और ये कर क्यों रहे हैं। ठीक है, देखो ट्रायंगल बनाया, इसकी 3 वर्टिसेस सेट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है। ये 4,4 है और ये 3,5 है और ये -1, -1 है। अब ज़रा सुनना, देखो मैंने ए यहाँ पे बनाया है, आप यहाँ पे भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप बाद में आपको पता लग जाएगा कि कौन सा राइट एंगल पे है। मैंने बाई चांस यहाँ पे ए को 4,4 लिया है, आप कोई और भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनो, क्लास 10th में भी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, उसमें हम लोग क्या करते थे, बी सी निकालते थे, ए सी निकालते थे और ए बी निकालते थे। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इनको पाइथागोरस थ्योरम में पुट कर देते थे, चेक करते थे कि क्या बी सी का स्क्वायर मेरा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती थी, मतलब इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लग गई, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यही हम लोग करते थे। बट अब हम 11th क्लास में हैं, अब हम ये वाली टेक्निक यूज नहीं करेंगे। उन्होंने सिंपली पहले ही बोल दिया विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए। अच्छा जी, तो हम लोगों ने एक चीज यार ये भी सीखी है कि अगर कोई भी 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका जो स्लोप होता है उसका प्रोडक्ट -1 होता है। यानी अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 जो होता है वो -1 होता है, हर परपेंडिकुलर लाइन में होता है। ठीक है, कोई भी 2 लाइन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये मैं यहीं लिखे रहने देता हूं। तो नाउ मेरा टारगेट क्या है, मैं इन तीनों लाइंस का निकालूंगा स्लोप, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि ये ए पे ही परपेंडिकुलर है। मैं तीनों लाइंस का स्लोप निकालने जा रहा हूं। ऊपर एक स्लोप का फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले, स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ तीनों लाइंस का निकालूंगा। देखो क्योंकि मेरे को नहीं पता कि किस पे ये परपेंडिकुलर है, मैंने यहाँ पे ए ड्रॉ किया है, हो सकता है बी पे परपेंडिकुलर हो सकता है सी पे परपेंडिकुलर हो, मुझे तो नहीं पता ना, मैंने तो जस्ट विजुअलाइज किया ना, सिर्फ पॉइंट्स पुट किए हैं। तो मैं स्लोप निकालूंगा ए बी का भी, मैं निकालूंगा बी सी का भी, और मैं निकालूंगा स्लोप ए सी का भी। और अगर इनमें से कोई भी 2 पेयर, यानी या ये दोनों हो सकते हैं या ये दोनों हो सकते हैं या ये दोनों हो सकते हैं, किन्हीं भी 2 पेयर का प्रोडक्ट अगर मुझे -1 मिल गया तो मैं बोल दूंगा कि भैया ये दोनों लाइंस मेरी परपेंडिकुलर हैं। चलिए ए बी का स्लोप निकालो, ये लाइन है, फॉर्मूला लगाते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। अगर इसको y2 लिया तो ये x2 लेना है आपको, इस चीज का ध्यान रखना। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 सॉल्व करके मुझे मिला ये -1। अब देखो स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC क्या होगा, इसी हिसाब से ये वाली लाइन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कितना आएगा, -6 अपॉन -4 सॉल्व करके मिला +3/2। नेक्स्ट हमारे पास स्लोप मुझे निकालना है AC का, फॉर्मूला वही यूज करते हैं, y2 माइनस y1 यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू, देखो ये होगा 4 + 1 5, नीचे भी 4 + 1 5, 5 + 5 कितना हो गया 1। अब आप टारगेट करो, देखो जरा यहाँ पे मेरे को क्लियरली विजिबल है कि इन दोनों लाइंस का प्रोडक्ट क्या होगा, इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। तो मैं यहाँ लिखूंगा इट कैन बी क्लियरली सीन दैट स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC equals to -1 into 1 which is equivalent to -1,
Therefore, lines AB and AC are perpendicular. Therefore, triangle ABC is a right angled triangle एट, देखो ये ए बी और ए सी कॉमन पॉइंट क्या है इनमें, ए, यानी ए पे ही परपेंडिकुलर है, तो मैंने लकीली यहाँ पे चूज ए पॉइंट किया था तो ए पॉइंट पे ही आ गया। अगर गलती से देखो आपका हो सकता है कि ये दोनों लाइंस का प्रोडक्ट सेम आ जाए, प्रोडक्ट मतलब -1 आ जाए इनका मल्टीप्लीकेशन, तो आप बोलोगे कि भैया बी पे परपेंडिकुलर है। अगर इन दोनों का आ जाए तो आप बोलोगे सी पे परपेंडिकुलर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ए पे लिया तो मेरा ए पे ही आया है, वो आप कैसे भी करोगे पॉइंट ए पर ही आपको मिलेगा, यानी 4,4 जो पॉइंट है ना इस पे राइट एंगल मिलेगा। दैट्स इट, हमने शो कर दिया कि ये मेरा जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। डन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोला है इसने, एंगल बना रहा है 30 डिग्री का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे। तो देखो भैया वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ, यहां से वो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी तो ऐसे चलती टक 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 टक, हमें जाना है विपरीत दिशा में, यानी कि अपोजिट साइड में हमको जाना है, वो भी 30 डिग्रीज। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 30 डिग्रीज है वो ऐसे बना रही होगी कुछ ना कुछ लाइन, है ना? यस और नो? वेरी सिंपल, दिस इज माई 30 डिग्री। समझ रहे हो? 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। सो इन दिस वे हमने ड्रॉ किया इसको। अब कह रहे हैं कि स्लोप बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है सर, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। कई बच्चे करेंगे tan 30 और मार्क्स गए भैया, क्योंकि ये जो थीटा होता है ना वो हमेशा 0 एक्सिस से लिया जाता है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब मुझे ये पूरा एंगल लेना है। इट मीन्स यहाँ पे ये 90 था और ये 30 था, तो 90 प्लस 30 मिल करके ये बनेंगे 120 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस equals to 90 plus 30 which is equivalent to 120 degree. Now slope equals to tan theta. सर यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते बच्चों? क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है। हम लोगों ने ये सीखा है tan थीटा ही तो होता है, वो भी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर आपको एंगल दिया होगा ना तो आप लोग tan थीटा का इस्तेमाल करना, बट इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि थीटा एंगल हमेशा 0 डिग्री वाली एक्सिस से होता है। तो यहाँ से मैं tan थीटा यूज करूंगा। tan थीटा कितना है? 120 डिग्री। tan 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan सर इसको मैं लिखूंगा 180 माइनस 60। बहुत बढ़िया सर, क्वाड्रेंट चेक करूंगा। 180 माइनस मतलब होता है कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है ना, ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कॉसेक पॉजिटिव होता है, tan तो नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव साइन लगाया। 180 डिग्री चेंज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हमेशा 90 और 270 पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करते हैं, तो 180 पे चेंज करेंगे ही नहीं। तो पहली बात ये tan ही रहेगा, ये 60 रहेगा, तो मतलब माइनस tan 60। tan 60 कितना होता है? √3। तो इसका स्लोप कितना है? minus √3. So this is the answer for this particular question. That's it.